हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज प्रिडिक्टिंग प्रीलिम्स का हमारा सेशन 5 है। सो पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू यूक्रेन्स ज्योग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीजन और टेरिटरीज दी हैं और बताया है कि पूछा है कि उनकी एडजॉइनिंग सी कौन सी है, क्या वो करेक्टली मैच्ड है। सो पहला है क्रीमिया, ब्लैक सी, देन ओडेसा ओब्लास्ट, सी ऑफ अजोव, खरसन ओब्लास्ट, देन ब्लैक सी, और डोनेस्क ओब्लास्ट, सी ऑफ अजोव। सो ओडेसा तो हम साफ देख सकते हैं कि ये तो ब्लैक सी में है ना। ब्लैक सी में है ये। एक मिनट, मुझे जरा कलर। हाँ, ये ठीक है। ठीक है। सो ओडेसा तो वी नो कि ये तो ब्लैक सी में है, सी ऑफ अजोव में नहीं है। सो पेयर हमको बताने थे, बाकी तीनों सही है। सिर्फ हमारा ओडेसा गलत है, तो हमारे 3 पेयर सही हैं। सी इसका आंसर होगा। यहां देख लेते हैं, ये मैप है एंड दीज आर द टेरिटरीज। ये जो 4 टेरिटरीज देख पा रहे हैं आप, ये वो है जो रशिया ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर चुका है। ठीक है। क्रीमिया तो 2014 में ही रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और बाकी लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरिजिया और खरसन, ये वो टेरिटरीज हैं जिनका काफी हद तक हिस्सा रशिया ऑक्यूपाई कर चुका है, ये जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है। और इसी वजह से ये न्यूज में थी और मैंने मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया है। ठीक है। सो डोनेस्क, हम ये, आई होप यू नो दिस, दैट दिस इज व्हाट, दिस इज सी ऑफ अजोव। ये सी ऑफ अजोव है एंड दिस इज ब्लैक सी। आई होप कलर विजिबल है। ठीक है। तो क्रीमिया हमने देख लिया, ये ब्लैक सी के साथ बॉर्डर टच करता है, और साथ में अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो सी ऑफ अजोव के साथ भी इसका बॉर्डर टच करता है। ओडेसा इज हियर, दिस इज अ पोर्ट, और ये ब्लैक सी के साथ बाउंड्री टच करता है। ठीक है। सी ऑफ अजोव नहीं है, वो क्वेश्चन में क्या लिखा था, सी ऑफ अजोव। खरसन सी ऑफ अजोव, जेपोरिजिया सी ऑफ अजोव, और डोनेत्स्क भी सी ऑफ अजोव। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ये जो टेरिटरीज हैं ये बेसिकली न्यूज में थी, क्योंकि रशिया अभी जो सबमिट होने वाली है, एक्चुअली अलास्का में सबमिट होनी है। कुछ 4-5 दिन बाद अलास्का सबमिट होने वाली है, जिसमें यूएसए और रशिया मीटिंग करेंगे। ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन दोनों आपस में मीटिंग करने वाले हैं। और रशिया की मेनली डिमांड्स क्या थी कि एक तो आप यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मत दीजिए, जो उनको सब पुश कर रहे हैं कि प्लीज अब ये वॉर खत्म कर दीजिए, एक सीज फायर सॉर्ट ऑफ हो जानी चाहिए अब। तो उसमें रशिया की डिमांड्स क्या है कि एक तो नेटो की मेंबरशिप एक्सटेंड ना की जाए यूक्रेन को, और साथ में जो टेरिटरीज रशिया ने एनेक्स कर ली है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वो रशियन टेरिटरीज है। तो उसमें ये लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ेपोरिजिया और खरसन, ये कुछ टेरिटरीज है। तो ऑलमोस्ट यूक्रेन का 20% टेरिटरी रशिया ऑक्युपाई कर चुका है, एक्वायर कर चुका है, और इसमें क्रिमिया तो है ही। क्रिमियन पेनिनसुला तो उन्होंने 2014 में ही ऑक्युपाई कर लिया। सो ये शायद क्लियर हुआ आपको, सी ऑफ अजोव, दिस इज ब्लैक सी। और यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट। ऑल राइट, कर्च स्ट्रेट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस एंड देयर लोकेशन। ये क्यों न्यूज में है, या एक्टिव वॉल्केनोस कहाँ से न्यूज में आए। जो मैंने आपके साथ पीडीएफ भी शेयर की थी जब आई वॉज नॉट वेल, तो मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर की थी जिसमें मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल्स शेयर किए थे। उसमें हमने इंडोनेशिया का एक वॉल्केनो देखा था। कौन सा था वो, माउंट लिवोटोबी, जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था, माउंट लिवोटोबी लाकी लाकी। कहाँ का था ये, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये था। और कुछ टाइम पहले एक अर्थक्वेक आया है, वो कहाँ था, कामचाटका पेनिनसुला। कामचाटका पेनिनसुला विच इज इन रशिया, रशिया की फार ईस्ट टेरिटरी है। ऑल राइट, तो अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। वॉल्केनो दिया है और उनकी लोकेशन दी है। तो माउंट एटना कह रहे हैं इटली में है, दिस इज करेक्ट, वी नो दैट, वी नो दिस। माउंट एटना इटली में है। देन माउंट नायरागोंगो, दिस इज इन इंडोनेशिया, ऐसा ये कह रहे हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये पर्टिकुलर एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड है। ठीक है। माउना लोआ हवाई में है, वेरी फेमस, वी नो दिस। देन माउंट एरेबस अंटार्कटिका, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ये सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, अर्थ का सदर्न मोस्ट
एक्टिव वॉल्केनो ये है। इसके अलावा और कुछ वॉल्केनोज हैं, जैसे माउंट मेरापी है, विच इज इन इंडोनेशिया अगेन। ठीक है, माउंट लिबोटोबी-लाकी-लाकी ये न्यूज में था। देन माउंट मेरापी, ये भी इरप्ट होता रहता है। और ये कुछ बाकी एक्टिव वॉल्केनोज है। सो आंसर हमारा यहाँ से हुआ, सिर्फ हमारा सेकंड गलत है। सो आंसर है बी, 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। With reference to power of state pollution control boards in India, consider the following statements. Under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and Air Pollution Act 1981, state pollution control boards can seek compensatory damages only after a court's order. देखो, अपने लेवल पे पॉज कर लेना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और बाद में मुझे अपना स्कोर भी बताना कि कितना स्कोर किया है आप लोगों ने। मैं आंसर सीधे सीधे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये न्यूज क्या थी? एक न्यूज आई थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिविजनल बेंच था जिसने ये रूलिंग दी थी, और वो रूलिंग में यही लिखा गया था। ठीक है, अंडर द वाटर की जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है वो कंपनसेटरी डैमेज तभी सीक कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, पहले उनको कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को क्वेश्चन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से तो आप इनकी पावर से डाइल्यूट कर देंगे। आपने एक स्टेचूटरी बोर्ड बनाया, ठीक है, इन एक्ट्स के थ्रू ये स्टेचूटरी बोर्ड्स बने हैं, और अगर इनको आप कंपनसेशन लीव करने की पावर नहीं देंगे तो फिर इनकी पावर्स आधी रह जाएंगी। ऑल राइट, देखो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन, इसकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। अब अगर ये इस पे फाइन ही इम्पोज ना कर पाए, इनको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़े, तो फिर इनकी पावर्स तो डाइल्यूट हो रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी प्रेजेंट अगर हम देखें तो ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, इनके पास कंपनसेटरी डैमेज के लिए जो फाइन इम्पोज करने की पावर है, और इनको कोर्ट के ऑर्डर की कोई जरूरत इसमें नहीं होगी। ठीक है, बट हाँ, इनको थोड़ा ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या डैमेज इतना ज्यादा है कि ये कंपनसेशन लें उसके लिए, या फाइन लें उसके लिए। ठीक है, ऑल राइट, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कैन रिक्वायर पॉल्यूटिंग एंटिटीज टू फर्निश बैंक गारंटीज टू प्रिवेंट पोटेंशियल फ्यूचर एनवायरमेंटल डैमेज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो पॉल्यूशन बोर्ड्स है, ये इन पॉल्यूटिंग एंटिटीज से, जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूट कर रही हैं एनवायरमेंट, इन पे फाइन तो इम्पोज किया जा सकता है, साथ में इनसे बैंक गारंटीज भी ली जा सकती हैं कि आप फ्यूचर में ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में आप इस तरह का कोई भी पॉल्यूटिंग, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का स्टेटमेंट आए, तो अगर किसी ने पढ़ा नहीं हो तो वो कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, then the principle of polluter pays is recognized by Indian courts as a basis for environmental compensation. Actually इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही रिटरेट किया कि देखो, देयर इज अ प्रिंसिपल दैट पॉल्यूटर शुड पे। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है कि जिसने पॉल्यूट किया है वो ही डैमेज भरे। तो दिस इज करेक्ट। देखो, ये पॉल्यूटर पेज का प्रिंसिपल ये आया कहां से था? तो सबसे पहले ओईसीडी में ये ओरिजिनेट बेसिकली हुआ था। ठीक है, 1972 में ओईसीडी में ये जनरेट हुआ था या ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद जब रियो डिक्लेरेशन हुई, अर्थ समिट भी जिसको कहते हैं, वहां पे भी इसको रिटरेट किया गया था 1992, बट इसकी ओरिजिनेशन आई है ओईसीडी से 1972 में। ऑल राइट, क्लियर है? सो ऑल थ्री आर करेक्ट। आंसर हमारा है, नहीं, ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट। फर्स्ट गलत है, इन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर सीक करना पड़ेगा, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, then with reference to global plastic treaty under negotiation, consider the following statements. The treaty aims to create a legally binding framework to address plastic pollution from production to disposal. लीगली बाइंडिंग देख के आपको लग सकता है कि लीगली बाइंडिंग हो सकती है क्या, बट दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी बनने वाली है, एक जिनेवा सबमिट हुआ। ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन या जिनेवा सबमिट हुआ। अब इसमें क्या था? इसमें बेसिकली जो प्लास्टिक है उसके लिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को केटर करने के लिए रूल्स आने थे।
या ट्रीटी एक फाइनलाइज होनी थी जिसमें जो कि होनी थी लीगली बाइंडिंग। ठीक है। और ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए काफी टाइम से बात हो रही है कि ट्रीटी लाने की बात हो रही है, एक्चुअली 2000 से 2019 तक प्लास्टिक पोल्यूशन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है। और इसकी वजह से एक लैंसेट की रिपोर्ट भी आई थी कि प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक सभी की हेल्थ अफेक्ट होती है। ठीक है। सभी एज ग्रुप के लोगों की जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। तो इसके लिए एक बाइंडिंग ट्रीटी लाना बहुत जरूरी है कि तो ये ट्रीटी बेसिकली क्या करेगी, ये एक बाइंडिंग फ्रेमवर्क बनाएगी जिससे कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल, ये इसकी खास बात है। ये ट्रीटी पूरे जो प्लास्टिक है उसकी पूरे लाइफ साइकिल को केटर करने वाली है। मतलब कहाँ जब वो प्रोडक्शन उसकी होनी है, देन उसका यूज कैसे किया जाएगा, उसके बाद उसकी रिसाइकलिंग कैसे होगी, ठीक है, डिस्पोजल कैसा होना है, तो ये सारे ही एस्पेक्ट्स ये ट्रीटी ध्यान में रख के बनाई जाएगी। ठीक है। अभी आई थिंक दिसंबर में साउथ कोरिया में मीटिंग हुई थी जहां पे इस सिमिलर ट्रीटी के लिए बात होनी थी। बट वहां पे कुछ डेडलॉक्स आ गए थे। सभी कंट्रीज देखो, जब लीगली बाइंडिंग ट्रीटी लानी है, सारी कंट्रीज को मिलके ट्रीटी एक लेकर आनी है अपने लिए, तो डेडलॉक्स आना ऑब्वियस है। तो इसी तरह के कुछ डेडलॉक्स आए थे जिसके कारण ये फॉर्मलाइज नहीं हो पाई थी। 2022 में नायरोबी में कुछ इसका फ्रेमवर्क सॉर्ट ऑफ बनाया गया था, बट उधर से एक रफ फ्रेमवर्क आया था। बट अभी जिनेवा कन्वेंशन जो ये जिनेवा में मीटिंग होनी है प्लास्टिक के लिए, अभी देखते हैं कि फाइनलाइज ये होगा या नहीं होगा। ठीक है। ये प्लास्टिक ट्रीटी फाइनली आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। सो दिस इज करेक्ट। देन नेगोशिएशन आर बीइंग हेल्ड अंडर द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यूनाइटेड नेशंस की जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी है उसके एजीज में ये नेगोशिएशन हो रही है सारी कंट्रीज के बीच में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन द प्रपोज ट्रीटी विल फोकस ओनली ऑन मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड नॉट ऑन लैंड बेस्ड सोर्सेस। ऐसा नहीं है, दोनों ही तरह के प्लास्टिक पोल्यूशन को केटर करेगी। प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल को, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां पे ये प्रोड्यूस होगा, देन इसका यूजेज, फिर इसका डिस्पोजल या रिसाइकलिंग, वो सारे ही ये एस्पेक्ट्स ध्यान में रखेगी। ठीक है। सो ऑल थ्री आर करेक्ट, आंसर इज डी 1, 2 and 3 only. Then with reference to recent anti-poaching initiative called the Rhino Isotope Tagging Project, consider the following statements. ये न्यूज आई थी कि एक प्रोजेक्ट राइसोटोप शुरू हुआ है जिसमें क्या कर रहे थे, जो राइनो के हॉर्न्स होते हैं उनके लिए बेसिकली उनकी पोचिंग की जाती है, इलीगल पोचिंग की जाती है। और देखा गया है कि जब ये शुरुआत हुई थी 21st सेंचुरी की शुरुआत में, अफ्रीका में ऑलमोस्ट 5 लाख राइनोस थे और अब वहां पे समवेयर अराउंड 27,000 राइनोस ही बचे हैं। ठीक है। सो अब ऑब्वियसली इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो इसके लिए एक एंटी पोचिंग ड्राइव की तरह ये प्रोजेक्ट राइसोटोप लेके आए हैं जिसमें क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इनके राइनोस के हॉर्न्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स, अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ी हो तो वहां पे मैंने इसके नोट्स आपको दिए थे। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स injecting small doses of radioactive isotopes into the rhino horns to make them detectable by radiation scanners. This is correct. यही उस प्रोजेक्ट राइसोटोप का पूरा आइडिया है कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये इनके हॉर्न्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है। इनके हॉर्न्स में ये डाल दिया जाएगा जिससे क्या होगा कि क्योंकि वो रेडियो एक्टिव बन जाएंगे इनके हॉर्न, तो वो ह्यूमंस के किसी यूज के नहीं रहेंगे और साथ में उनको डिटेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। ऑलराइट। जो रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स लगे होते हैं ना, रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स एयरपोर्ट्स और इस तरह की जगहों पे, जैसे पोर्ट्स होते हैं जो, या जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे जहाँ पे शिपिंग का काम होता है, वो वाले पोर्ट्स, एंड देन एयरपोर्ट्स में ये रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं जिससे क्या पता चल जाता है, अगर कोई अनऑथराइज न्यूक्लियर मटेरियल को लेके जा रहा हो तो जो रेडिएशन है उसको कैप्चर करके ये जो पोर्टल मॉनिटर्स लगाए जाते हैं वो इन रेडिएशन को कैप्चर कर लेते हैं। अगर कोई भी अनऑथराइज न्यूक्लियर मटेरियल को कैरी कर रहा हो तो उसको पकड़ लिया जाता है। तो इससे यही फायदा होगा कि इससे पोचिंग इसकी काफी ज्यादा रुक जाएगी। एक तो वो ह्यूमंस के काम के नहीं रहेंगे, दूसरे जब वो लेके जाएंगे इन हॉर्न्स को
रेडियो एक्टिव हॉर्न्स को लेके जब जाएंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और उनको पकड़ लिया जाएगा एयरपोर्ट्स या जो भी पोर्ट्स होंगे वहां पे। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर 40 फीट अंदर भी इसको दबाया हो, हॉर्न 40 फीट के अंदर भी दबाया हो अगर, तो भी मतलब कार्गो पूरा रखा है और 40 फीट के अंदर ये रेडियो एक्टिव हॉर्न अगर छुपा के रखा है तो इसकी रेडिएशन इतनी स्ट्रांग होगी कि ये डिटेक्ट हो जाएगी तब भी। ठीक है, सो आइडिया ये पूरा क्लियर हुआ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टैगिंग प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट राइसोटोप, बेसिकली एक्सपर्ट्स 6 साल से इस पे काम कर रहे थे और उन्होंने डोज, कुछ स्मॉल डोज में ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप से इंजेक्ट किया हॉर्न्स को। और अब वो हॉर्न्स ह्यूमंस के किसी काम के नहीं रहेंगे क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करने वाले हैं। ठीक है, और वो डिटेक्ट कर लेंगे अगर कोई इलीगल पोचिंग इनकी होगी। ठीक है, द प्रोसीजर इज हार्मफुल टू राइनोस एंड ऑल्टर्स द स्ट्रक्चर ऑफ केराटिन इन देयर हॉर्न्स। अगर ऐसा होता तो इसको क्लियरेंस फिर कैसे मिलती? ये हार्मफुल नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट्स में भी देखा गया, पहले तो उन्होंने क्या किया, एक 3D प्रिंटेड हॉर्न बनाया जैसा इनके हॉर्न के, हॉर्न में केराटिन होता है। केराटिन, हमारे बाल भी केराटिन के बने होते हैं, इसीलिए कुछ लोग केराटिन ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। और हमारे नेल्स, नेल्स भी केराटिन के बने होते हैं। तो केराटिन का ही यूज करके एक 3D प्रिंटेड हॉर्न बनाया, उसमें पहले टेस्टिंग हुई। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका का ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वाटरबर्ग, वाटरबर्ग, वाटरबर्ग बायोस्फीयर। ठीक है, साउथ अफ्रीका का है। यहाँ के कुछ राइनोस को पायलट बेसिस पे चेक किया गया और फिर ये देखा कि कोई भी हार्मफुल असर राइनोस पर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उन पे कोई भी ऑल्टरेशन नहीं आ रही, लेकिन ये रेडिएशन डिटेक्टेबल है। सो मतलब कि ऑल इन ऑल ये प्रोजेक्ट काम किया। कोचिंग के लिए ये काफी ज्यादा काम करेगा अगर इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हाँ जी, ये और साथ में वाटर यूनिवर्सिटी विट वाटर स्ट्रैंड, विट वाटर स्ट्रैंड, आपको, आपके पास नोट्स हैं, आप वहां पे देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है तो। विट वाटर स्ट्रैंड एक यूनिवर्सिटी है उन्होंने, और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये याद रखना, ये थोड़ा गेस करना एग्जाम टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि IAEA इसमें एसोसिएटेड है, राइनो की पोचिंग में ये कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा आपको लग सकता है। बट क्योंकि ये थोड़ा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का मामला है तो इन्होंने भी अपना योगदान इसमें दिया है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। सो ऑल थ्री आर, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, हार्मफुल नहीं है, दिस इज सेफ टू राइनोस। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। एक मिनट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो इसमें तो ये जो सी, मुझे लगा ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ पूरा का पूरा आपको। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू राइनोसोरस स्पीशीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइनोसोरस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्रोजेक्ट राइसोटोप पूरा न्यूज में है तो। द इंडियन राइनोसोरस हैज अ सिंगल हॉर्न एंड इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। इंडियन राइनो जो हमारे वन हॉर्न राइनो होते हैं वो वल्नरेबल है और वो वल्नरेबल लिस्टेड है। क्या ये करेक्ट है? दिस इज करेक्ट। हमारे इंडियन राइनो या वन हॉर्न राइनो भी जिसको कहते हैं वो वल्नरेबल है। देन व्हाइट राइनोसोरस इज नेटिव टू बोथ अफ्रीका एंड एशिया। क्या ये करेक्ट है? एशिया में मिलते हैं क्या? देखो, व्हाइट और ब्लैक दोनों ही राइनोस कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, एशिया में नहीं होते। एशिया में इंडियन राइनो या वन हॉर्न राइनो आप कह सकते हैं, या जावन है या सुमात्रन है। ठीक है, ये कुछ राइनो की स्पीशीज है जो एशियन राइनो स्पीशीज है। बाकी जो व्हाइट और ब्लैक राइनो है वो एशिया में नहीं पाए जाते। सो दिस इज इनकरेक्ट। देन द ब्लैक राइनोसोरस हैज टू हॉर्न्स एंड इज स्मॉलर इन साइज देन द व्हाइट राइनोसोरस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों के ही, ब्लैक के भी और व्हाइट के भी, दो हॉर्न्स होते हैं। हमारे इंडियन वाले का वन हॉर्न होता है, हमें तो पता ही है, इसका नाम ही है वन हॉर्न राइनोसोरस। देन ऑल राइनोसोरस स्पीशीज आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स प्रोहिबिटिंग इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इन राइनो प्रोडक्ट्स। देखो, जो व्हाइट है ना,
व्हाइट राइनोसोरस जो है वो एक्चुअली, व्हाइट राइनो ये चेंज होता रहता है इसका साइड्स की, कभी अपेंडिक्स 1 में भी होता है, कभी इसको अपेंडिक्स 2 में डाल देते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा डाउटफुल है। बाकी आंसर हमारा यहाँ से होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, और तीसरा और चौथा ये सही है। अब ये क्यों सही है? क्योंकि इसकी जो साइड्स में इसकी प्लेसिंग है ना, वो चेंज होती रहती है। एक तो ये नियर थ्रेटेंड है ना, मैं आपको एक टेबल सा बना के बता देती हूँ। ये रहा व्हाइट, ये रहा ब्लैक, और ये रहा वन हॉर्न अपना इंडियन वाला। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं दोनों ही। ठीक है, और अपना वाला इंडिया में पाया जाता है, इंडिया और नेपाल में इसका एक्सटेंट है। हमारे असम वाले एरिया में काफी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है, वी नो दिस। बाकी हैबिटेट की अगर हम बात करें तो व्हाइट वाले का है सवाना, ये थोड़ा ब्लैक, थोड़ा सेमी डेजर्ट सवाना है, सेमी डेजर्ट सवाना, और अपना वाला ट्रॉपिकल सवाना या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसकी हैबिटेट है। ठीक है, वन हॉर्न वल्नरेबल है, ब्लैक वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और व्हाइट वाला नियर थ्रेटेंड है। तो इसकी वजह से जो इसकी साइट्स की प्लेसिंग है वो थोड़ी चेंज होती रहती है। साइट्स की प्लेसिंग आई थिंक आपको पता होगी। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसमें कौन से रखे जाते हैं? उसमें वो एनिमल्स होते हैं जिसको, जो कि थ्रेटन टू एक्सटिंक्शन है, मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इसके लिए उनका जो ट्रेड है उसको रोका होता है, प्रोहिबिट किया होता है। बट उनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल एग्जेम्पशन के लिए ही उनको ट्रेड किया जाता है, एक्सेप्शनल, बहुत रेयर एक्सेप्शन होती है। और साथ में नॉन कमर्शियल यूज के लिए ही इनका ट्रेड होता है, अदरवाइज नहीं होता। बट लार्जली अगर देखें तो इनका ट्रेड प्रोहिबिटेड होता है। अपेंडिक्स 2 में ऐसा होता है कि ये अभी एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए, इनको कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर इनका ट्रेड हमने वॉच आउट नहीं किया तो हो सकता है कि कल को ये भी एक्सटिंक्ट होने का खतरा इन पे हो। ठीक है, इनके लिए एक सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ आपको ऑब्टेन करना पड़ता है। अगर इनका ट्रेड अगर करना है तो इनके लिए एक्सपोर्ट परमिट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपोर्ट परमिट होता है। और साथ में ये अपेंडिक्स 2 में ही वो लुक अलाइक स्पीशीज भी होती है। आई होप आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा लुक अलाइक स्पीशीज के बारे में। मतलब ऐसी स्पीशीज, देखो एक स्पीशीज है जो कि है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, और दूसरी है जो उसकी तरह दिखती है, वो मतलब वो कोई एंडेंजर्ड अभी नहीं है, उसका ट्रेड खुल्लम खुल्ला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इसकी तरह दिखती है तो हो सकता है कि इसके ये जो नियर थ्रेटेंड, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं कि ये नियर थ्रेटेंड है या ये अबंडेंट है, अबंडेंट है हमारे प्लैनेट पे, और इस पे इसके ट्रेड पे कोई रोक नहीं है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी इसको मिमिक करके या इसके साथ में इसको भी स्मगल कर लिया जाए। तो इसीलिए ये जो लुक अलाइक स्पीशीज होती है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के साथ मैच करती है जिसकी शक्ल, उसको भी थोड़ा रोकथाम लगा ली जाती है। और इनको कहाँ रखा जाता है? साइट्स के अपेंडिक्स 2 में। क्लियर हुई बात? राइनो न्यूज में था तो हमने राइनो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, साइट्स का अपेंडिक्स समझ आया? पहला वाला है जिसमें थ्रेटन टू एक्सटिंक्शन है, वैसे वाले जानवर है, वैसी वाली स्पीशीज है। दूसरे में है जिनको अभी तो खतरा नहीं है, लेकिन अगर उनकी ट्रेडिंग को नहीं रोका गया तो उनको खतरा हो सकता है, और साथ में उसमें लुक अलाइक स्पीशीज भी है। ठीक है, और सेकंड वाले की अगर वो करना हो, ट्रेड करना हो, तो उसके लिए एक्सपोर्ट परमिट आपको चाहिए होता है। Then, with reference to polio virus and polio vaccination, consider the following statements. Polio virus is an RNA virus that primarily spreads through fecal-oral route. This is correct. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीकल ओरल रूट है। ज्यादातर ये फीकल ओरल रूट से ही फैलता है। Then, oral polio vaccine contains live attenuated virus, whereas inactivated polio vaccine contains killed virus. This is also correct. India has been certified polio free by WHO but continues to use both OPV and IPV. This is also correct. हमारे immunization program चल रहा है अभी भी. Then vaccine derived polio virus can occur in population with low immunization coverage. Correct. So all the statements are correct. मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है. देखो, ये जो पोलियो वायरस है ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, फीको ओरल रूट है इसका। तो
इंटेस्टाइन में एंटर किया एंड देन उसके बाद ये ब्रेन में एंटर करता है, और जिसके कारण नर्वस सिस्टम पे हमला करके ये बॉडी में पैरालिसिस कॉज करता है। और ये मेनली किसमें होता है? बच्चों में। चिल्ड्रन इससे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसी के लिए क्या पोलियो की ड्राइव चलाई गई थी, 2 बूंद जिंदगी की, जिसमें बच्चों को वो पर्पल कलर का हाथ पे मार्क भी लगाते हैं, देन उसके बाद 2 बूंद पिलाते हैं ओपीवी की, ओरल पोलियो वैक्सीन की। अब ओरल पोलियो वैक्सीन का क्या होता है कि ये इसमें किल्ड वायरस होता है, यानी कि सॉरी इसमें एक्चुअली कहाँ है ये, कहीं मैंने, हाँ, लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है इसमें। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब क्या है कि वो वायरस जिंदा है लेकिन उसको वीक कर दिया गया है, वीकेंड फॉर्म में उसको दे रहे हैं। अब वो क्या करेगा, वो जाके बॉडी में एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करेगा, बट वो इतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं है कि वो बीमारी कॉज करे। बीमारी क्या? ये पैरालिसिस वाली, यानी कि ये पैरालिसिस नहीं कॉज कर सकता लेकिन एंटीबॉडीज जनरेट कर दे। ठीक है, लेकिन अब देखो, ओपीवी फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल ने ये ओपीवी की वैक्सीन लगाई किसी बच्चे में, लेकिन वहां पे ना ये वैक्सीनेशन बहुत पुअर है, रीच इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे हमने जो आर्टिकल एक्चुअली आया था वो क्या था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी ये एंडेमिक चल रहा है। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन है इस पर्टिकुलर वैक्सीन को लेके कि इससे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस हो जाता है। ये हो सकता है, बट कौन सी एरियाज में? जहां पे लो इम्यूनाइजेशन कवरेज है। कैसे होता है ये? देखो, ओपीवी दिया यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसी बच्चे को दी। अब हो सकता है क्योंकि ये वायरस है और वायरस तो अपना स्ट्रेन बदलता रहता है, हो सकता है वायरस म्यूटेट करा और उस बच्चे के फीसीज, जैसे ही उसने फीसीज पास किए या उसने स्टूल पास किया, उसमें ये पर्टिकुलर वायरस भी चला गया। ठीक है, अब बाकी जो जनता वहां पे है, क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन नहीं है, तो बाकी जनता तो सब ससेप्टेबल है, तो उनको क्या हो सकता है? वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, ऑलराइट, समझ आई बात? लेकिन फिर हम इतना प्रेफर क्यों करते हैं? हम तो अभी भी पूरा चल रहा है हमारा तो ये ओपीवी वाला, फिर हम आईपीवी ही क्यों नहीं देते? मतलब ओरल पोलियो की जगह हम इंजेक्टेबल पोलियो वायरस ही क्यों नहीं देते? इसमें हम किल्ड दे रहे हैं, इसमें तो कोई खतरा भी नहीं है। ये उनको देते हैं जिनका, जो कि इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी इतनी भी ठीक नहीं है कि वो एक वीक वायरस को भी झेल जाए, उन लोगों को दिया जाता है आईपीवी, किल्ड फॉर्म में दिया जाता है, जो सिर्फ एंटीबॉडीज सामने से इंजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन ये क्या करेगा? ये सिर्फ ब्लड में इम्यूनिटी करेगा, जनरेट करेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी आपको देगा। लेकिन ये जो ओपीवी है, ये बंदे के इंटेस्टाइन में भी इम्यूनिटी देगा। मतलब कि इंटेस्टाइन इंड्यूस्ड, गट इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी उसको देगा। तो उससे क्या होगा कि जब वो फीसिस पास करेगा तो उसमें ये पर्टिकुलर पोलियो वायरस नहीं होगा, तो इससे जो एंडेमिक है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ओपीवी इतना फेमस है, और साथ में लो कॉस्ट भी है इसको एडमिनिस्टर करना। जो आशा वर्कर्स होते हैं या जो नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी आराम से, बस दवाई ही तो पिलानी है। लेकिन आईपीवी अगर एडमिनिस्टर करना है तो आपको ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए जो इंजेक्टेबल लगा सके। लेकिन ओपीवी की एक प्रॉब्लम क्या थी कि इसको स्टोरेज करना होता है कोल्ड, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए जो कि इतनी ज्यादा नहीं मिलती, तो इसके कारण ये जो वैक्सीन है इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं रहती। और यही वो आर्टिकल था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी ये चल रहा है, ये पर्टिकुलर वायरस, बाकी सब जगह पे इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, हम कब हुए थे पोलियो फ्री? हम 2014 में हमको डब्ल्यूएचओ ने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था, और हम ऑलमोस्ट 2011 में हमारे यहाँ लास्ट केस आया था। इसके 3 स्ट्रेन है, P1, P2, P3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 2 और टाइप 3 है वो वर्ल्ड ओवर इरेडिकेट हो चुका है, वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस 3, ये वर्ल्ड ओवर इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ P1 बचा है, और P1 भी बस कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, बाकी सब जगह से इरेडिकेट हो चुका है। ऑल राइट, सो आंसर हमारा यहाँ से था, सारे ही करेक्ट थे शायद, तो डी ही आंसर था, सारे करेक्ट थे ना? हाँ जी। Then, with reference to India-Philippines relation, consider the following statements. So, India and Philippines are members of ASEAN India Strategic Partnership.
क्या ऐसी कोई पार्टनरशिप है? करेक्ट, ये करेक्ट है। हम आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। एक्चुअली अगर आपने न्यूज देखी हो तो इंडिया और फिलीपींस का जो बायलेटरल टाइज थी उसको भी एलिवेट करके अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया है। ठीक है, और एक मेडन एक्सरसाइज भी हुई। कहाँ पे हुई है? स्कारबोरो शोल में, मतलब साउथ चाइना सी में नियर स्कारबोरो शोल। एक नेवल एक्सरसाइज भी मेडन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया और फिलीपींस ने करी। ठीक है, देन ये करेक्ट है। एक्चुअली हमारी क्लासेस क्योंकि नहीं हुई थी तो उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि आई नो, क्योंकि क्लासेस नहीं हुई है तो ये पहले एक्सप्लेन नहीं हो रखा है। ठीक है, द फिलीपींस इज द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू प्रोक्योर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया। दिस इज करेक्ट। अब बाकी कंट्रीज भी हैं जो चाहती हैं, इच्छा जता रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है, देन वियतनाम है, बट अभी तक बाय किसने किया है? तो वो फिलीपींस है। ठीक है, बोथ इंडिया एंड फिलीपींस आर मेंबर्स ऑफ आरसीईपी। नहीं, हमने 2019 में ही विड्रॉ कर लिया था। हमारा वहां पे भी बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, जो अभी यूएसए के साथ है, कि हम अपने डेयरी सेक्टर में आपको एक्सेस नहीं दे सकते। वहां पे हमारी प्रॉब्लम थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड जैसे देश, कि अगर हमने अपने डेयरी सेक्टर में आपको अलाउ कर दिया तो हमारे जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसको प्रॉब्लम होगी, ट्रेडिशनल जो पशुपालक हमारे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो वहां पे भी यही दिक्कत आई थी कि डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आरसीपी से विड्रॉ कर लिया था। तो करेक्ट आंसर है A1 and 2 ओनली। Then, in the context of South China Sea disputes, consider the following island groups oblique shoals. Spratly Island, claimed in whole or part by China, Taiwan, Vietnam, Philippines, Malaysia and Brunei. This is correct. Spratly Island कहाँ है? साउथ चाइना सी में, और ये सब उसके दावेदार हैं। Then Paracel Island, claimed by China, Taiwan and Vietnam. This is also correct. Then Natuna Island, fully controlled by Indonesia but partly claimed by China. This is also correct. Then Scarborough Shoal, जहां पे अभी वो एक्सरसाइज भी हुई थी, नेवल एक्सरसाइज, claimed by China, Taiwan and Philippines. This is correct. बट इस पे मेनली कंट्रोल अभी फिलीपींस का है। ठीक है, तो दीज आर द आइलैंड्स ऑफ साउथ चाइना सी। नाम याद रखना है। किसके बीच में कंटेस्टेड है ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अगर पहले से पता नहीं था तो। सो ऑल आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। देन विद रेफरेंस टू सिल्हेटी लैंग्वेज एंड इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यूज क्या थी कि दिल्ली पुलिस ने एक लेटर में कह दिया कि सिल्हेटी कौन सी लैंग्वेज है? ये तो बांग्लादेशी लैंग्वेज है। तो इससे काफी ज्यादा आउटक्राई हुआ कि देखो हमारे असम में बराक वैली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिल्हेटी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सो और साथ ही में जैसे मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो सिलेटी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा आउटक्राई आना बनता था। और साथ ही में जो एक फिर मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई, बीजेपी मिनिस्टर की, कि सिलेटी उस लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है जो हमारे इंडिया में बोली जाती है, इसका एक डायलेक्ट है जो कि बांग्लादेश में बोला जाता है। सो अब यही प्रॉब्लम थी कि क्या ये लैंग्वेज है, क्या ये डायलेक्ट है, ये पूरा कंट्रोवर्सी थी। और साथ में ये सिलहेट रीजन थोड़ा न्यूज में आया था। सो उसकी वजह से क्वेश्चन है। द सिल्हेटी इज एन ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन मेनली इन सिलहेट डिवीजन ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिस इज करेक्ट। ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि मेनली सिलहेट डिवीजन में बोली जाती है, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। आई होप यू नो दिस कि 1874 में क्या हुआ था कि असम को अनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। असम को अनेक्स किया था, बट वो क्योंकि इतना इकोनॉमिकली वायबल ना होने के कारण जो सिलहेट डिवीजन थी, बंगाल से अलग करके उसको असम के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बोलते थे? ये सिलहेटी लैंग्वेज बोलते थे। यहाँ पे कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, कुछ हिंदू पॉपुलेशन थी। बट विद टाइम क्या हुआ, बाय 1947 जो ये हिंदू पॉपुलेशन है ये तो थोड़ा प्रोमिनेंस में आ गई वहां के जो पॉलिटिकल रोल्स में भी। बट मुस्लिम पॉपुलेशन अभी भी चाहती थी कि हमको बंगाल के साथ ही रख लिया जाए। तो जो बाउंड्री कमीशन, बंगाल बाउंड्री कमीशन ने रेफरेंडम वहां करवाया 1947 में, ड्यूरिंग आजादी के टाइम पे रेफरेंडम हुआ। और जो मेनली मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम पॉपुलेशन थे, वो बंगाल या फिर ईस्ट पाकिस्तान कह सकते हैं, ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश, वहां चले गए। और जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो बराक वैली ऑफ असम में ही सेटल्ड हो गई। तो इसी वजह से तो ये सिल्हेटी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट में अभी भी हैं। ठीक है, और ये ट्रेस कहाँ से आता है? बंगाल का पहले हिस्सा था, देन 1874 में इनको
पार्टीशन करके इनको असम के साथ जोड़ दिया था। देन अगेन 1947 में रेफरेंडम हुआ एंड देन दे ज्वाइन ईस्ट बंगाल, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान कुछ लोगों ने ज्वाइन कर दिया एंड कुछ लोग इंडिया में ही रहे। All right. So the Sylhet region became a part of East Bengal following a referendum held during partition of India. This is correct. Also, Bengal Boundary Commission ने ये particular referendum करवाया था. Then Sylheti uses a script entirely distinct from Bengali and Assamese. This is correct. Actually एक इनकी एक अलग स्क्रिप्ट होती थी पहले, बट अब वो थोड़ी ऑब्सोलीट हो चुकी है, बट इनकी अलग स्क्रिप्ट थी। और इसी की वजह से ये जो कंट्रोवर्सी मैं आपको बता रही थी कि क्या ये डायलेक्ट है कि क्या ये लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा था कि ये डायलेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट भी अलग है। बट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे कि देर इज अ क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी। क्या होता है ये कि क्या जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं वो सिलहेटी भी समझ लेते हैं, या जो सिलहेटी स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो बंगाली भी समझ लेती है। तो ऐसा देखा गया कि कुछ डायलेक्ट्स के लिए समझ लेते हैं, म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी है, और कुछ के नहीं है। हमारे लिए ये जो कंट्रोवर्सी है कि क्या ये लैंग्वेज है क्या ये डायलेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे दिया। हमें पता होना चाहिए कि इसकी एक स्क्रिप्ट थी, ठीक है, सिलहेटी नागरी स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट थी, बट अब वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। और बाकी हमने जो थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था वो भी डिस्कस कर लिया। देन लार्ज सिलेटी स्पीकिंग डायस्पोरा कम्युनिटी एग्जिस्ट इन यूनाइटेड किंगडम। क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट सही होगी? दिस इज करेक्ट। एक्चुअली लंदन में काफी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो सिलेटी बोलते हैं। सो लंदन में ऐसी है, मतलब डायस्पोरा में भी है, और साथ में अपने यहाँ असम में भी है, बराक वैली में, देन मिजोर मेघालय में है, और त्रिपुरा में भी है। ठीक है, सो ऑल थ्री आर करेक्ट। यस, नहीं, ऑल फोर आर करेक्ट। यस, ऑल फोर आर करेक्ट। यस 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 यस। इसमें थोड़ा डाउट हो सकता था आपको कि यूके में भी एग्जिस्ट करते हैं क्या? यस, दे डू एग्जिस्ट इन यूके ऑल्सो। देन विद रेफरेंस टू इंडियाज क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मार्केट। क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स कौन से होते हैं? तीन तरह के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, देन फंजीसाइड्स और हर्बिसाइड्स। हर्ब्स के लिए या वीड्स के लिए, फंगल डिजीजेस ना हो क्रॉप में उसके लिए, और इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स से बचाने के लिए, पेस्ट या इंसेक्ट्स से बचाने के लिए। ठीक है, सो उसके मार्केट पे एक आर्टिकल आया था जहां से ये क्वेश्चन है। हर्बिसाइड्स आर यूज्ड प्राइमरीली टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। दिस इज करेक्ट। हर्बिसाइड्स क्यों यूज किए जाते हैं? कि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको इनहिबिट किया जा सके या उन्हें किल किया जा सके। इसकी दो तरह की मार्केट्स बेसिकली होती है, एक तो प्री एमर्जेंट एंड देन पोस्ट एमर्जेंट। एक बार अगर वीड उग जाए तो फिर पोस्ट एमर्जेंट स्प्रे किए जाते हैं, और प्री एमर्जेंट जिससे उनकी ग्रोथ ही इनहिबिट कर ली जाती है। अब क्या होता है कि जैसे अगर वीड्स ग्रो कर जाए तो जो क्रॉप है उसको फिर सारे रिसोर्सेज के लिए वीड्स से फाइट करना पड़ेगा, कंपटीशन वो फेस करेंगे। तो इस कंपटीशन को इवेड करने के लिए इस तरह के हर्बिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं। दिस इज करेक्ट। देन इन रीसेंट ईयर्स हर्बिसाइड्स हैव शोन द हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट अमंग क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली उस आर्टिकल में क्या लिखा था, दैट जब हम अपने क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल की मार्केट को स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा शेयर है इंसेक्टिसाइड्स का, देन हर्बिसाइड्स का, और उसके बाद फंजीसाइड्स या फिर, ठीक है, फंजीसाइड्स का। बट इसमें भी सबसे ज्यादा ग्रोइंग मार्केट कौन सी है? हर्बिसाइड्स वाली। 10% के एनुअल ग्रोथ रेट से ये बढ़ रही है। और इसका कारण क्या है कि देखो, वीड्स जो हम पहले प्लग करते थे ट्रेडिशनली मैनुअली हम लोग प्लग कर लेते थे अपने क्रॉप से, बट अब क्या होता है, अब क्योंकि लेबर क्रंच है तो उसके कारण इस तरह के हर्बिसाइड्स की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, तो यही वो आर्टिकल था कि सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स की मार्केट है, देन हर्बिसाइड्स एंड देन फंजीसाइड्स, और हर्बिसाइड्स में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा जाता है। दिस इज करेक्ट। देन इंसेक्टिसाइड्स अमाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मार्केट। दिस इज करेक्ट। मैंने बताया आपको इंसेक्टिसाइड्स का अभी सबसे हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा ग्रोइंग कौन सा है? तो वो है हर्बिसाइड्स। देन फंजीसाइड्स आर मेनली यूज टू कंट्रोल पेस्ट्स। किस लिए होता है? कि फंगल डिजीज ना हो जाए, क्रॉप में कोई फंगल डिजीज ना हो, उसके लिए फंजीसाइड स्प्रे किए जाते हैं। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। हमारा आंसर है 1, 2 एंड 3 ओनली। अच्छा, इसमें भी जो हर्बिसाइड्स की मार्केट है वो मेनली किससे कंट्रोल्ड है? हर्बिसाइड्स की आई एम सॉरी, हर्बिसाइड्स की मार्केट मेनली मल्टीनेशनल कंपनीज का जो डोमिनेंस है वो ज्यादा है।
ठीक है, इंडियन प्लेयर इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही मेनली कंपनीज हैं जो कि इंडियन है, डोमेस्टिक कंपनीज हमारी है जो हर्बिसाइड्स की मार्केट को केटर करती है, बट यूजुअली इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज है, बट अभी हमारी इंडियन कंपनीज भी इनसे ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स अक्वायर कर रही है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है सनराइज, सनराइज सिकोसा, ये क्या है, ये हर्बिसाइड्स के टाइप है। सनराइज अक्वायर कर रहे हैं एक जर्मन कंपनी से, जर्मन बेयर कंपनी से, और ये सिकोसा एक चाइनीज हर्बिसाइड की कंपनी है, उनसे इसका ट्रेडमार्क एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू चिकनगुनिया वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आर्टिकल क्यों आया था, चाइना में आउटब्रेक देखा गया था, काफी ज्यादा केसेस एक सिंगल डे पे ऑब्जर्व हुए थे या रिपोर्ट हुए थे, तो उसके कारण ये न्यूज में आया था चिकनगुनिया वायरस। Then it is an RNA virus transmitted to humans primarily by Aedes aegypti and Aedes aegypti mosquito. This is correct. और यही पर्टिकुलर मस्कीटोस जीका और डेंगी भी के वेक्टर भी बनते हैं। ठीक है, सेम ही वेक्टर होते हैं, जीका और डेंगी का भी यही दोनों होते हैं, एडीज एजिप्टी और एडीज एब्लॉप्टिकस। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। देन द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, जॉइंट पेन एंड रैश, बट इट इज जनरली नॉट कंसिडर्ड फेटल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यही इसके सिम्टम्स है, और यूजुअली क्योंकि इसके सिम्टम्स बाकी डेंगू वगैरह से भी मैच करते हैं, तो कभी कभी इसका डायग्नोसिस मिस हो जाता है इसी के कारण। देन देर इज करंटली नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और कमर्शियली अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो, दो वैक्सीन एक्चुअली हैं, देर इज विम कुन्या नाम से एक है, और एक आई से कुछ नाम है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, प्लीज चेक कर लेना, या मैं ही कमेंट्स में बता दूंगी कौन सी है। तो ये दो पर्टिकुलर वैक्सीन हैं, बट ये यूएस में वो ट्रेवल एडवाइजरीज के साथ इनको इशू करते हैं। क्या मतलब है इस बात का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे आउटब्रेक हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में अभी हुआ है, तो जैसे बाकी ट्रेडिशनल वैक्सीन है, जैसे पोलियो है, पोलियो का एक शेड्यूल है कि आपको 6 वीक्स पे लगाना है, देन 22 वीक्स पे लगाना है। ये चिकनगुनिया का ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं है। जैसे ही किसी की कंट्री में आउटब्रेक हुआ, तो यूएस जैसी कंट्रीज क्या करती हैं, वो अपने ट्रेवल एडवाइजरीज में लिख देती हैं कि अगर कोई भी हमारा सिटीजन इन कंट्रीज में जा रहा है तो प्लीज ये वैक्सीन लगा के जाए। तो इस तरह से ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, और कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, मेनली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि जैसे फीवर है तो एंटीबायोटिक दे दी, पेन के लिए एनाल्जेसिक दे दिया, है ना, इस तरह से इसकी मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई एक एंटीवायरल ड्रग रिजीम इसके लिए नहीं है, और कोई वैक्सीन भी नहीं है। वैक्सीन डेवलप्ड है, बट वो ऐसा नहीं है कि रूटीन में दी जाती है, कोई कमर्शियली अवेलेबल वैक्सीन नहीं है। ठीक है, द वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन अफ्रीका, दिस इज करेक्ट। 1952 में तंजानिया में फर्स्ट टाइम इसका आउटब्रेक देखा गया था। ऑलराइट, और अब तो ये काफी ज्यादा सभी कॉन्टिनेंट्स में ऑलमोस्ट होता रहता है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, C is the correct option. Then with reference to small finance bank and universal banks in India, consider the following statements. क्या हुआ था, AU बैंक जो है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो इवेंचुअली एक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए उसको आरबीआई की नोट मिल गई है। ठीक है, तो ये फिर न्यूज में आया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक्स। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 50% ऑफ देयर लोन पोर्टफोलियो एज लोन्स एंड एडवांसेस अप टू 25 लाख। दिस इज करेक्ट। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का आइडिया ही क्यों आया था कि जो भी एमएसएमईज है या जो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं, उनके लिए लोन इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का आइडिया आया था। इनके लिए मैंडेट क्या होती है कि एटलीस्ट आपको 50% लोन ऐसे देने पड़ेंगे टू 25 लाख हो जो। ठीक है, ज्यादा बड़े लोन्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ अप टू 25 लाख करके आपके लोन होने चाहिए। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये एक कंडीशन इन पे होती है। देन यूनिवर्सल बैंक्स आर परमिटेड टू ऑपरेट अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स इंक्लूड लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग विदाउट लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दिस इज करेक्ट। इस तरह की कोई इन पे किसी एक सेगमेंट को ये केटर नहीं करते, जैसे जरूरी नहीं है कि एमएसएमईज को ही यूनिवर्सल बैंक लोन दे, ये सबको दे सकते हैं। ठीक है, बोथ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यूनिवर्सल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दिस इज करेक्ट। एंड द मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज द सेम फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यूनिवर्सल बैंक्स। ऐसा नहीं है, देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो 200 करोड़ है और यूनिवर्सल बैंक के लिए है 500 करोड़। इसके अलावा क्या डिफरेंसेस होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक यूनिवर्सल बैंक में?
जब हम बात करते हैं तो इन पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का है 40% की लिमिट है, इन पे है 75% एटलीस्ट आपको प्रायोरिटी सेक्टर को लोन्स देने पड़ेंगे। साथ में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है या फिर CRAR लिमिट कितनी होती है इनकी, इनको 15% एटलीस्ट इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होना चाहिए। ठीक है, इनका कितना होना चाहिए 8.5, बासल 1 से और बासल 2 में आई थिंक 11% है। और उसके अलावा एटलीस्ट 25% जो अपनी ब्रांचेस है वो इनको कौन से एरियाज में खोलनी पड़ती है, रूरल एरियाज में खोलनी पड़ती है, रूरल अनबैंक्ड एरियाज में। यूनिवर्सल बैंक पे इस तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और ये सब। साथ में ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं इनका ग्रॉस एनपीए होना चाहिए साल भर का। अगर इनको यूनिवर्सल बैंक में चेंज होना है तो इनका ग्रॉस एनपीए कितना होना चाहिए 3% और नेट एनपीए 1%, 2 फाइनेंशियल ईयर्स का मिला के, 2 फाइनेंशियल ईयर। और ये नेट प्रॉफिट में होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये एयू फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बना है तो इसमें क्या क्या इसकी कंडीशंस थी, तो ये सब इसकी कंडीशंस थी जो इसने फुलफिल करी। 15% का CRAR और बाकी ग्रॉस और नेट एनपीए 3 एंड 1% रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, सो इसका सिर्फ थर्ड गलत है, सेम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दो बोथ आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का कम है 200 करोड़। सो आंसर है A 1, 2 and 3 ओनली। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू नासा's प्लान टू डिप्लॉय अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय 2030 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नासा क्या कर रहा है, नासा एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल करना चाहता है मून पे, जिससे कि वो एनर्जी वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर पाए। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। वन मेजर रीजन फॉर प्लेसिंग अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून इज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबिलिटी इन द लूनर हैबिटेट्स। दिस इज करेक्ट। देखो, सोलर एनर्जी के साथ दिक्कत है कि जहां पे भी डार्क एरियाज है वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है एनर्जी की। जो सैटेलाइट्स वगैरह है वो एनर्जी अपनी कहाँ से, उनमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर लिए जाते हैं ताकि वो सोलर से ही सन से एनर्जी क्रिएट कर पाए। बट इसकी कुछ तो लिमिटेशंस है, जैसे मून की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 डेज इक्विवेलेंट टू अर्थ डेज, 14 दिन तक दिन होता है एंड देन 14 दिन ही रात होती है। तो जब रात होगी तो तब तो सोलर एनर्जी नहीं जनरेट हो पाएगी, उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो और साथ ही में जो डीप स्पेस मिशन होंगे, पता नहीं मैं डीप सी क्यों बार बार बोल देती हूँ, डीप स्पेस जो मिशन होंगे वहां पे भी अगर न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी लेंगे तो आसानी हो जाएगी, सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। द रिएक्टर टू बी डिप्लॉयड ऑन द मून मस्ट बी स्मॉल, लाइट वेट एंड केपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड ऑन अ रॉकेट। दिस इज करेक्ट। रिएक्टर वहां भेजना है तो वो एक स्पेसक्राफ्ट उसको कैरी करेगा। ठीक है, एक स्पेसक्राफ्ट उसको लेके जाएगा तो वो स्मॉल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की भी कुछ लिमिट होगी कि वो बियॉन्ड इसके तो नहीं कैरी कर पाएगा। ठीक है, और वहां पे इंस्टॉल भी करना है तो वो भी, ये कुछ इसके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन मून सरफेस एक्सपीरियंस स्मॉलर टेम्परेचर वेरिएशंस व्हिच मेक रेगुलेटिंग अ रिएक्टर्स टेम्परेचर चैलेंजिंग। स्मॉल नहीं, देयर आर हाइयर टेम्परेचर वेरिएशंस। मून की जो डायरनल रेंज होती है वो बहुत हाई है, ऑलमोस्ट दिन के समय पे वहां पे 120 समथिंग डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और -220 समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 224, -224 डिग्री सेल्सियस रात में हो जाता है। तो आप डायरनल रेंज देखिए कितनी ज्यादा है, 120 डिग्री सेल्सियस और रात में -224 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा मटेरियल भी बनाना पड़ेगा जो इतने हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है, हाइयर टेम्परेचर वेरिएशन है। ठीक है, सिमिलर न्यूक्लियर पावर्ड सिस्टम्स have never been used in space exploration. This is also incorrect. Voyager 1 और Voyager 2 में भी जो RTGs यूज हुए थे, RTG यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये यूज हुए हैं पहले भी, जैसे फॉर एग्जांपल Voyager 1, Voyager 2, इनमें भी न्यूक्लियर पावर का यूज हुआ है, न्यूक्लियर पावर सिस्टम यूज हुए हैं, बट दे वर यूज मोर लाइक बैटरीज। ठीक है, बैटरीज की तरह उनको यूज किया गया है न्यूक्लियर पावर को, बट एक रिएक्टर पहली बारी वहां पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं मून पे।
ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन में पहले भी न्यूक्लियर पावर सिस्टम यूज हुए हैं और साथ में डायरनल रेंज इनकी हाई है। ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 2 only. Then, with reference to historical relationship between Jaisalmer and Maratha Empire in the 18th century, consider the following statements. क्या हुआ था? बेसिकली एनसीईआरटी की कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें उन्होंने एक कंटिन्यूअस सा मैप बना दिया था जिसमें उन्होंने राजपूत स्टेट्स को मराठा एम्पायर का हिस्सा बता दिया था 1757 में। ठीक है, सो जो जैसलमेर के किंग हैं, जो रॉयल हेड अभी हैं, उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि जैसलमेर कभी भी मराठा एम्पायर का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने फिर कहा कि वी आर सॉरी, हम इसको रिव्यू कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, द मराठास डायरेक्टली रूल्ड ओवर जैसलमेर आफ्टर डिफीटिंग द भाटी क्लैन ऑफ राजपूत? नहीं। ठीक है, वो कभी एक तो डिफीट नहीं कर पाए थे ये भाटी क्लैंस को, और साथ में जैसलमेर और साथ में ही बीकानेर पे, जैसलमेर और बीकानेर पे इनका कभी रूल रहा नहीं। जयपुर और जोधपुर वाले एरिया तक ही ये कन्फाइंड थे। एक्चुअली दूसरी स्टेटमेंट भी यही है, मोस्ट मराठा एक्सपेडिशंस इन राजस्थान वर कन्फाइंड टू जयपुर एंड जोधपुर विदाउट एक्सटेंडिंग टू जैसलमेर एंड बीकानेर। ठीक है, दिस इज करेक्ट। जैसलमेर बीकानेर तक वो कभी पहुंच नहीं पाए, वो नीचे तक ही थे, कन्फाइंड थे जयपुर जोधपुर तक ही। एंड सम राजपूत स्टेट्स अंडर मराठा इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू पे ट्रिब्यूट irregularly or only in part rather than being fully integrated into the empire. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो, मराठा एम्पायर की एक बात थी कि इनका जो कंट्रोल था वो काफी पैची था। पैची एज इन कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इस्टेब्लिश करते थे अपने कॉन्कर्ड एरियाज पे। अगर इन्होंने किसी एक राजा को, किसी लोकल रूलर को अगर हरा भी दिया, तो वो लोकल रूलर को ऑल टुगेदर हटाते नहीं थे। उसी की जो सत्ता है उसी का रूल चलता रहता था। बस क्या बोलते थे कि आपको अब हमको चौथ पे करना पड़ेगा या आपको हमको ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। वो भी राजा पे डिपेंड करता है। अगर राजा स्ट्रांग है, उसको लगता है कि मुझे मराठा से डर नहीं लगता, मैं नहीं दे रहा तुमको ट्रिब्यूट, तो वो नहीं देगा। बट अगर उसको देन लगता है कि मैं वीक हूं तो वो देगा। फिर दो तरह के ट्रिब्यूट्स इसमें होते थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या था? ये एक तरह का प्यूनिटिव टैक्स था, प्यूनिटिव टैक्स, जिसमें क्या था कि एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की अश्योरेंस देते थे मराठास। मराठास क्या कहते थे कि अगर आप हमको ट्रिब्यूट दे देंगे तो हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे और साथ में हम आप पे रेड भी नहीं करेंगे। तो क्योंकि हम आप पे रेड नहीं करें तो इसलिए आप हमको चौथ दीजिए, मतलब कि 25%, 1/4 ट्रिब्यूट आप हमको पे कर दीजिए। और सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी एक तरह से उनका हेरिडिटरी या अथॉरिटेटिव राइट वो एक तरह से कंसिडर करते थे कि किसी टाइम पे जो छत्रपति है उनके एम्बिट में ये एरिया आता था, उन्होंने कॉन्कर कर रखा था, तो यहाँ से ट्रिब्यूट लेना हमारा हेरिडिटरी राइट है। तो एटलीस्ट 10% एक्स्ट्रा ट्रिब्यूट लिया जाता था। इसको कहते थे सरदेशमुखी। सरदेशमुखी ये एक तरह से अथॉरिटी अपनी एग्जर्ट करने के लिए था, लेकिन क्या ये कभी भी रेगुलर डायरेक्ट कंट्रोल किसी पे रखते थे? तो ऐसा नहीं था। लोकल रूलर का जो रूल था वो चलता जाता था, डायरेक्टली किसी पे रूल नहीं करते थे, सिर्फ ट्रिब्यूट मांगते थे। ठीक है, ये याद रखना है मराठास के एम्पायर को लेके। और क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हुई है तो ये भी याद रखना कि जैसलमेर और बीकानेर कभी भी इनके डायरेक्ट रूल में नहीं आए, इन्होंने कभी भी ट्रिब्यूट दिए हों ऐसा कोई आ, नहीं है, एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, देन 2 and 3 आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन अगला क्वेश्चन है, in the context of Bombay High Court case on feeding pigeons at Mumbai's Dadar Kabutar Khana, which of the following constitutional and legal provisions are relevant? You must be knowing कि बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग आई जिसमें उन्होंने जो कबूतर खानास थे, काफी टाइम से, सेंचुरीज ओल्ड कबूतर खानास थे, उनको बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको पहले पूरी कहानी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। एक्चुअली क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे, जब उन्होंने बॉम्बे को एस्टैब्लिश करना शुरू किया एज अ टाउन, एज अ ट्रेडिंग टाउन, तो वो आसपास के लोगों से, आसपास की जगहों से ट्रेडर्स लेके आए। तो जो गुजरात और राजस्थान वाले एरिया से जैन्स वहां आए, और जैन्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं मर्सी फीडिंग, जिसमें वो पिजन्स को फीड करना ऑस्पिशियस मानते हैं। तो इसीलिए वहीं से ये कबूतर खाना की शुरुआत हुई। ठीक है, अब ये कबूतर खाना शुरू हो गए तो अभी, लेकिन देखा गया कि जहां पे भी ये कबूतर खाना है वहां के लोकल लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, लोकल लोगों को एल्वियोलाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, तो इसके कारण ये कबूतर खाना को बंद करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो
इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस कौन से हैं? आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसकी? जो वहां के लोकल लोग हैं, ठीक है, उनकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है इसमें, तो आर्टिकल 21 तो इन्वॉल्व हुआ, सही बात है। देन आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, किसका रिलीजन? जैन लोगों का, ठीक है। जैन लोगों का रिलीजन, उनके जैन में रिलीजियस इसको माना जाता है, मर्सी फीडिंग की तरह वो करते हैं, कबूतरों को फीड करना। लेकिन इसकी रीजनल रिस्ट्रिक्शन में क्या आता है आर्टिकल 25 में? पब्लिक हेल्थ हैम्पर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये भी आएगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेव गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये जो स्पीशीज है इनको भी अगर फीडिंग होनी है तो रेगुलेटेड मैनर में होगी, ठीक है। ये जो कबूतर खाना है इनको डिबॉलिश कर दिया जाएगा, बट हाँ फीड किया जा सकता है, अभी भी कंपैशनेट फीडिंग अलाउड है, लेकिन इन एरियाज में नहीं, या फिर कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज में किया जाएगा जहां से लोकल पॉपुलेशन से दूर। देन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जहां पे पावर्स टू रेगुलेट यूज ऑफ पब्लिक स्पेस फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चारों ही जो आर्टिकल्स हैं या चारों ही लीगल प्रोविजंस इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 कैसे है? क्योंकि जैन लोगों का रिलीजियस मैटर ये है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में क्या आता है? पब्लिक हेल्थ, तो ये उस तरह से इंक्लूड हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू लैंडस्लाइड्स एंड क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ क्लाउड बर्स्ट रेफर्स टू एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओवर अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफन लीडिंग टू फ्लैश फ्लड्स। हमने आईएमडी की डेफिनेशन 2-3 बार हम देख चुके हैं। 10 बाय 10 किलोमीटर का एरिया, 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल, 10 या 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल 1 घंटे के टाइम स्पैन में, हम कहेंगे क्या हुआ है? क्लाउड बर्स्ट। और जिससे कि फिर टोपोग्राफी के कारण क्या हो जाता है? फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं अगर स्टीप स्लोप हो। देन Himalayans are highly prone to landslides due to a combination of steep slopes, active tectonics and heavy rainfall. This is correct. हमें पता है कि जो हिमालयन वाला है वो कौन सी बेल्ट है? वो एल्पाइड बेल्ट। एल्पाइड बेल्ट सीज्मिक, हाईली सीज्मिक बेल्ट है। ऑलमोस्ट 17% जो अर्थक्वेक होते हैं वो यहाँ होते हैं, तो सीज्मिक एक्टिविटी यहाँ होती है। एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ है जो यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, इंडियन प्लेट, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, हैवी रेनफॉल भी यहाँ होती है। देन लैंडस्लाइड्स इन द वेस्टर्न घाट्स आर प्रीडोमिनेटली कॉज्ड बाय सीज्मिक एक्टिविटी रेदर देन ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस इज इनकरेक्ट। वेस्टर्न घाट्स का हमको पता है कि यहाँ सीज्मिक एक्टिविटी नहीं होती, बट यहाँ पे जो क्वेरिंग जैसी चीजें होती हैं, ओवर कंस्ट्रक्शन या क्वेरिंग, माइनिंग क्वेरिंग की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। देन द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अंडर इसरो प्रोवाइड्स लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैप्स फॉर डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट। इसरो के अंडर ये सेंटर है जो कि लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैप्स बनाता है, दिस इज करेक्ट। सो आंसर हमारा यहां से हुआ 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू रिवर कॉन्फ्लुएंसेस प्रयाग एंड मेजर ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड कंसिडर द फॉलोइंग बेयर्स। अभी जो उत्तरकाशी में काफी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उधर से इंस्पायर होके मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। अब वो क्लाउड बर्स्ट वहां हुए हैं, वी नो दैट क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लड्स वहां आए हैं, और ये थोड़ा ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रयाग और कौन से रिवर का कॉन्फ्लुएंस वहां पे है? कह रहे हैं विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी है, क्या ये करेक्ट है? मंदाकिनी होता है? मंदाकिनी है, मंदाकिनी नहीं है, धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस है। देन नंद प्रयाग में अलकनंदा एंड नंदाकिनी, नंदा नाम से क्लियर हो रहा है कि करेक्ट है। देन कर्ण प्रयाग अलकनंदा एंड पिंडार, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन रुद्र प्रयाग अलकनंदा एंड भागीरथी, नहीं, अलकनंदा और भागीरथी का नहीं है ये रुद्रप्रयाग में कौन सा आता है? अलकनंदा, और साथ में कौन सी है? मंदाकिनी, ये वाली मंदाकिनी, ठीक है। और दूसरा है, इसी का सेकंड पार्ट है ग्लेशियर और उनके रिवर कौन से ओरिजिन हो रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी, जहां पे अभी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, जिसी के कैचमेंट में कौन सी रिवर है? खीर गंगा, खीर गंगा रिवर। देन पिंडारी ग्लेशियर, पिंडार रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, दिस इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 पेयर्स करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कॉन्फ्लुएंस एक बार देख लो, और देखो गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी आती है,
ये अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। अच्छा, हमने ब्रह्मपुत्रा का भी पढ़ा था जब चाइनीज डैम पढ़ रहे थे, वो कौन सा था? चेमयोंगडुंग ग्लेशियर, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है। सो ये प्रयाग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो अलकनंदा, दिस पर्टिकुलर रिवर इज अलकनंदा, और ये कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है। अब यहाँ से सबसे पहले इसमें जैसे ही ज्वाइन हुई धौली गंगा, ये बना विष्णु प्रयाग। देन अलकनंदा में नंदाकिनी ऐड हुई, नंद नंद से याद रख सकते हो, नंद प्रयाग की फॉर्मेशन हुई। देन पिंडार रिवर आई तो कर्ण प्रयाग, कॉन्फ्लुएंस को क्या बोला? कर्ण प्रयाग। देन मंदाकिनी रिवर से रुद्र प्रयाग। देन भगीरथी और अलकनंदा, वेरी फेमस, देव प्रयाग। ठीक है। सो यही कुछ क्वेश्चंस थे। खराब थी, अब काफी ठीक है। सो अब क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि थोड़ा रेगुलर रहे। बाकी वेरी सॉरी फॉर द डिले और वेरी सॉरी फॉर द गैप्स एक्चुअली, बट अपना स्कोर मुझे बताना, अगर आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस तो स्कोर मुझे बताना, और साथ में मुझे बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर कोई भी सजेशन होगा कि कुछ इम्प्रूव करना है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।